अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आप खैरियत से हैं? मैं आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। दिस सेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये एक टर्मिनोलॉजी जो अभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, डेट इज HR बिजनेस पार्टनरिंग, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग या HRBP। जो पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पे HRBP को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। HR बिजनेस पार्टनरिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ग्लोबली हम इसकी एवोल्यूशन भी देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये कब से स्टार्ट हुआ और कब कब ये HRBP का जो कंसेप्ट है किस किस तरह से इवॉल्व हुआ। और जो हमारे HR मैनेजर्स हैं, HR के डिफरेंट रोल्स हैं, वो किस तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं HR बिजनेस पार्टनरिंग के अंदर, राइट। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको अंदर इसके हवाले से कैरियर की जो एवोल्यूशन है, यानी एज एन HRBP, वो भी देखेंगे। देखेंगे कि ये वाला जो कैरियर, इस स्ट्रीम में अगर कैरियर अगर आप अपना देखते हैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहाँ तक आप खुद को लेके जा सकते हैं, right? तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े मजे का टॉपिक है। और इस यानी कि आप समझ लें कि इस रोल ने HR को और बिजनेस को एक दूसरे के करीब कर दिया। यानी कि HR की वैल्यू और ज्यादा इम्प्रूव हो गई है और वैल्यू एडिशन आ गई है HR के रोल में बाय हैविंग दिस रोल, राइट। HRBP जिसको कहते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम फिर ये देखेंगे कि हम इसका रोल क्या है, राइट। क्या HR सिर्फ वही HR है जो ट्रेडिशनल HR है, या कि अब नीड ये है कि HR को इवॉल्व किया जाए, HR के अंदर इनोवेशन लेके आई जाए और इसको चेंज किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए एज पर द नीड ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये हम देखेंगे और ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि HRBP यानी HR का, ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस पार्टनरिंग का रोल कैसे रोल हो सकता है। और क्या अगर HR एज अ बिजनेस पार्टनर काम करेगा तो किन किन चीजों की उसको जरूरत महसूस होगी, किन किन चीजों, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना HR के लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, राइट। तो ये यानी कि इस पर्सपेक्टिव से, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, और अगर आपने कैरियर में ग्रो करना है, कैरियर में अपने नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है अपने कैरियर के अंदर, तो आपके लिए, हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम HRBP का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। और खुद को अगर कभी हमें इस रोल में जाने का मौका मिले तो अपने इस रोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, HR बिजनेस पार्टनरिंग का जो रोल है उसको। तो वो हमें इसलिए बेनिफिशियल होगा कि जितनी भी फ्यूचरिस्टिक अगर बात करेंगे आप जाके, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये लगेगा कि इस एक रोल ने हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। यानी इस एक रोल को अडॉप्ट करने से, एक्सेप्ट करने से HR प्रोफेशनल्स की वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट और पिवटल हो चुकी है कि और वो साइड बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने के लिए आ, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसको देखेंगे कि इस कंसेप्ट के आने के बाद, यानी HR बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आ गई हैं और कितना फर्क पड़ गया है। HR के जो प्रोसेसेस हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं, जो कंजर्वेटिव किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कितने चेंज हो चुके हैं और होते चले जा रहे हैं, right? तो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप अपने कैरियर को भी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, वो लोग स्पेशली जो कि अभी जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, वो भी इस डायमेंशन में, इस स्ट्रीम के अंदर जाके खुद को रिपोजिशन कर सकते हैं, खुद को प्लेस कर सकते हैं इन इन द बेस्ट वे, राइट। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होगा जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट को। तो वहां पे फिर हमें ये चीजें नजर आएंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो कि यानी कि एक इमिनेंट किस्म का रोल प्ले कर रही हैं, और कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनको लेके हमने चलना है। और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा वही मॉडल होगा कि हम पहले अच्छी तरह से कंसेप्चुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन साइड में जाके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारी सबकी लर्निंग में वैल्यू एडिशन हो, हम सब की लर्निंग पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर जाए। राइट। तो अब देखते हैं कि इसका है क्या चीज़। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग इज अ रोल इन ह्यूमन रिसोर्सेज दैट bridges the gap between HR and the business. The HRBP serves as a strategic partner to business leaders, providing expertise on talent, culture, organization effectiveness, and more. The goal is to align HR strategy with business strategy. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज से काफी साल पहले अराउंड 96 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया। तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग से कैरियर स्टार्ट किया, और सेल्स के बिल्कुल जो ऑपरेशन लेवल होता था, या बिल्कुल स्टार्ट का लेवल होता था, यानी एंट्री लेवल, वहां से मैंने कैरियर स्टार्ट किया। और फिर मैंने सेल्स से मैं सेल्स ट्रेनिंग में आया, सेल्स ट्रेनिंग से आने के बाद मैं फिर L&D में आया, L&D से मैं HR में आ गया ना। ये मेरी एक जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं सेल्स में था, सेल्स, तो HR के लोग जब भी हमारे साथ किसी इशू में बैठते थे, बात करते थे बिजनेस वालों के साथ, या मार्केटिंग वालों के साथ, या प्रोडक्ट मैनेजर जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे होते हैं, बिजनेस यूनिट हेड, बिजनेस यूनिट मैनेजर, डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर मार्केटिंग, यानी और वो जो बिल्कुल सी सूट लीडरशिप सब बैठती थी, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठते थे। तो जब वहां पे सेल्स की डिस्कशन होती थी, मार्केटिंग की प्लान्स की डिस्कशन होती थी, ग्रोथ की डिस्कशन होती थी, तो HR वाले बिल्कुल इलिटरेट होते थे इन चीजों के हवाले से, और वो बिल्कुल चुपचाप बस ऐसे बैठे होते थे मीटिंग के अंदर, कि जैसे बस वो एक जगह को फिल कर रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक जैसे होती है ना, वैसे वो एक पोजीशन को फिल कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका ना रोल है, ना इससे ज्यादा उनकी वैल्यू है, ना इससे ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है, ना इससे ज्यादा उनकी पार्टिसिपेशन है। राइट। लोग बात कर रहे हैं सेल्स की, बात कर रहे हैं सेल्स प्लान की, बात कर रहे हैं बिजनेस की, बात कर रहे हैं बिजनेस की ग्रोथ की, बात कर रहे हैं बिजनेस की डेवलपमेंट की, बात कर रहे हैं, और वो बिल्कुल उनकी लिटरेसी इसमें होती ही नहीं। और फिर इस वजह से उनकी वैल्यू, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या और लोग भी इसमें मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके सामने वो उनकी वो वैल्यू रहती नहीं है। और न कभी हुई, न कभी किसी ने उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व किया, ना एंगेज किया, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि कभी उनसे कोई मशवरा लिया हो, या कोई उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडिटी दी हो। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और आप एचआर होता भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, HR की पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हुए जब आपका इंटरेक्शन सब लोगों के साथ है, आप सब लोगों के साथ एंगेज हैं, ठीक है जी, आपकी एंगेजमेंट सब लोगों के साथ है, तो फिर आप यानी कि आप इस रोल में हैं कि आपको कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, कोई आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा, और सब समझ रहे हैं कि ये जस्ट लाइक अ गूफ, इस तरह लोग बैठे हैं जिनको किसी चीज का पता ही नहीं है ना, ना प्लान का पता है, ना ग्रोथ का पता है। तो और इसलिए फिर जब वो स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते थे, HR के लोग रिक्रूटमेंट करते थे, टैलेंट एक्विजिशन करते थे, टैलेंट मैनेजमेंट करते थे, टैलेंट डेवलपमेंट करते थे, तो वो फिर उनके नजदीक ये कभी होता ही नहीं था कि उन्होंने बिजनेस को किस तरह से सर्व करना है, बिजनेस के कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को किस तरह पूरा करना है। राइट। और किस तरह सपोर्टिव होना है बिजनेस के कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो फिर वहां पे ज़ाहिर है उनकी पोजीशन ऑकवर्ड ही हो जाती थी, और इस तरह से होता था। तो मेरा इत्तेफाक से मैं जब इन सारे प्रोसेसेस में से गुजर के आया, बिजनेस के प्रोसेस में से, सेल्स के प्रोसेस में से, सेल्स डेवलपमेंट के प्रोसेस में से, बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोसेस में से, कस्टमर एक्विजिशन के प्रोसेस में से, कस्टमर डेवलपमेंट के प्रोसेस में से, कस्टमर रिटेंशन के प्रोसेस में से, और फिर जाके मार्केटिंग और जो भी है कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये सब चीज़ों से गुजर के जब मैं वाया सेल्स ट्रेनिंग, और फिर मैं सेल्स ट्रेनिंग के जरिए से L&D से मैं फिर
आ गया अपनी स्ट्रीम में जॉब रोटेशन की वजह से, या अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई उनकी वजह से एचआर के अंदर। तो फिर उसके बाद जब मैंने डिस्कस करना शुरू किया, जब भी बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल में बैठता था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये जर्नी था, तो मैं जब बैठता था बात करता था, जब भी कोई मेरे सामने बिजनेस वाले लोग, बिजनेस यूनिट हेड या बिजनेस मैनेजर बात करते थे, कोई चीज डिस्कस करते थे, सेल्स मैनेजर डिस्कस करते थे, तो मैं उनकी निटी ग्रिटी में जाता था। मैं फिर वो एक एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था, तो फिर उनको अंदाजा होता था कि यार इसको इन चीजों का पता है, इसको पता है कि बिजनेस की नीड क्या है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो रहे हैं, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो क्योंकि सेठ या जो ऑनर है, कोई भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी बिजनेस का, तो किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ है, और प्रॉफिटेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से आएगी ना। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अर्न ना करें, पैसे ना कमाएं और आप ग्रो भी करें। ठीक है, अल्टीमेटली आपकी सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक चली जाएगी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेक पे है। तो फिर जब मैंने डिस्कशन करने शुरू कर दी, तो फिर उनको अंदाजा हुआ, तो फिर मेरी वैल्यू बढ़ गई, फिर मुझे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ गया, मुझे डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसिडर करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, एचआर की पॉलिसीज मैंने इस तरह से डेवलप करना शुरू कर दी जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली थी। तो इस तरह क्या हो गया, ब्रिजिंग क्रिएट होगी कि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेड विनर हैं, वो बेसिकली कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो सेल्स फोर्स के लोग हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी में। यानी वो एज एन इंग्रेडिएंट काम कर रहे होते हैं ना। तो उनकी वैल्यू ज्यादा है होती है, उनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और उनको वैल्यूएबल समझना, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हम लोगों की जितनी भी शान शौकत है, या तमकनत है, या जो भी है, या हम बैठे हुए हैं एक एनवायरनमेंट में, ऑफिस के कूल एनवायरनमेंट में, ये उन लोगों की वजह से होती है कि जो लोग जिस वक्त आप ऑफिस में बैठ के पॉलिसीज बना रहे होते हैं, इसी में बैठे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेड विनर होते हैं, और वो जाके सड़कों पे धक्के खा रहे होते हैं, गर्मी में हर तरह के मौसम को फेस कर रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी लंबी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, हार्ड किस्म की ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कभी चोरिस्तान में होते हैं, कभी डेजर्ट में होते हैं, कभी बिल्कुल बर्फ वाले इलाके में होते हैं, जहाँ पे यानी कि इतनी डाइवर्सिटी उनकी लाइफ में आ रही होती है, और इतनी डिफिकल्टी होती है। तो फिर हमें उनका ख्याल करना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का जो बिजनेस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिर एक यानी कि ब्रिजिंग क्रिएट करने के लिए रोल क्रिएट किया गया। वरना तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल क्या होता था, खत्म हो जाती थी, एट स्टेक चली जाती थी, और एचआर वालों को कुछ अंदाजा ही नहीं होता था कि ऑर्गेनाइजेशन की एट स्टेक चली गई है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन की वायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये भी एक कोई वक्त होता था किसी जमाने में ना। और जिस तरह सब लोग, ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एचआर क्यों रहेगा वहां पे? सभी लोगों को जाना है ना वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी। तो फिर ये रोल, एचआर बीपी का रोल जो है, एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का रोल है, वो फिर इंट्रोड्यूस किया गया। उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फिर इसका सपोर्टिव रोल हो गया ना एचआर, यानी एचआर के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तरह का सपोर्टिव रोल बन गया। क्योंकि एचआर और बिजनेस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब एक पेज पे आ गए। दोनों का कंबाइन ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि ऑर्गेनाइजेशन की वायबिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमने इंक्रीज करना है। तो फिर ये रोल आ गया, और ये रोल आया ही कि ये ब्रिजिंग की वजह से, मतलब कि एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो कंसेप्ट आया कि एचआर के लोगों की भी वो बिजनेस लिटरेसी होनी चाहिए, राइट। तो वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। एचआर बीपी इज अ स्ट्रेटेजिक रोल in which HR professional partner with business leaders to achieve organizational goal। आप बिजनेस लीडर के साथ साइड बाय साइड चलते हैं, और फिर उनके गोल्स को अचीव करने के लिए आप उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा हर एक्शन, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, हमारा हर एक्शन उनकी सपोर्ट में, उनको फैसिलिटेट करने के लिए होता है, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। एचआर बाई बीपी provide insight to align HR strategy
with business need, consult on HR issues and transform HR into a strategic function। अगर आप सिर्फ क्लरिकल काम ही करते रहेंगे, स्ट्रेटेजिक काम करेंगे ही नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कोई प्लान ही नहीं बनाएंगे, कोई रोल ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की? आप ऑर्गेनाइजेशन के सामने आपकी, या ऑर्गेनाइजेशन की जो सी सूट लीडरशिप है, टॉप टीयर लीडरशिप है, वहां पे आपकी क्या वैल्यू बनेगी? हमारे एचआर की क्या वैल्यू बनेगी ना? एचआर की कोई सिर्फ फिर वो एक जो, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मैंने देखी है जहाँ पे वाकई एचआर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि एचआर वालों को बिजनेस की लिटरेसी होती ही नहीं है। अभी भी है, अभी भी ये इश्यू चल रहा है ना, एचआर को नहीं परवाह कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है कि नहीं है ना, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये कंसेप्ट आ चुका है और ये बहुत तेजी से इवॉल्व होता जा रहा है, दुनिया में तो बहुत पुराना आया हुआ है, लेकिन बहुत पुराना आने के बाद होने के बावजूद भी, ओल्ड कंसेप्ट होने के बावजूद भी इसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल रोल है इन मॉडर्न एचआर दैट स्ट्रेटेजिकली पार्टनर विद बिजनेस टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब मौजूद है ना, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन को जो उसका जिस जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, उसमें उस मकसद को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं कि जी एचआर का ये भी जो हम मुख्तलिफ तरह से पढ़ते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। Position is responsible for aligning business objective with employees and management in designated business unit, right? The position formulate partnership across the HR function to deliver value-added services to management and employees that reflect the business objective of the organization। तो ये हमने जब बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल काम करना है, तो एचआर बीपी के तौर पर काम करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन को सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है, राइट। और फिर वो हर नीड को इस पर्सपेक्टिव से फुलफिल करना है। ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, टैलेंट एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, टैलेंट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो तब भी हम हमेशा हमारे मद्देनजर जो चीज़ होगी वो यही होगी कि हमारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटेजिकली कितना ग्रो करती है और किस तरह ग्रो करती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमारी होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वैल्यू में कितना इजाफा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कितना फायदा होता है। तो जितने भी लोग हैं बेसिकली, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट ले लें, या फाइनेंस का डिपार्टमेंट ले लें, सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट ले लें, सभी लोग इस चक्कर में होते हैं, इस कोशिश में होते हैं, इस जद्दोजहद में होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करे, उसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। तो फिर इस लिए एचआरबीपी का भी यही रोल है, जिसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि जी एचआरबीपी को किन किन एरियाज में स्ट्रांग होने की जरूरत है, और ये जो एचआरबीपी का जो कंसेप्ट है, या एचआर बिजनेस पार्टनर्स का जो कंसेप्ट है, वो किस तरह से डेवलप होता है, और एक ट्रू एचआर बिजनेस पार्टनर किस तरह से हम उसको यानी कि वो इक्विप होता है, किस तरह से वो स्किलफुल हो जाता है, और किस तरह से वो माइंडसेट आता है, जो कि आप जिसको आप एचआरबीपी का माइंडसेट कहते हैं, वो थिंकिंग, वो थॉट, वो नॉलेज, राइट। तो वो किस तरह से है। तो हमारी कोर जो वैल्यू है वो बेसिकली, वो तो हमारा एचआर है ना, कोर फंक्शन हमारा एचआर है, यानी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम वहाँ पे बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, राइट। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में हम मौजूद हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के हम अंदर मौजूद हैं, जिस सेक्टर से वो बिलोंग करती है, जिस, तो उस सेक्टर की ग्रोथ कैसी जा रही है, और जो जिस उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जिस सेक्टर में हो रही है, उस सेक्टर में लीडिंग पोजीशन पे कौन है, ठीक है जी। टॉप 10 कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप 5 कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और आपकी पोजीशन क्या है, और आपका टारगेट क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, कि आपने टॉप 10 में जगह लेनी है, और अगर आप टॉप 10 में हैं तो नंबर 1 पे पहुंचना चाह रहे हैं,
या टॉप 5 में पहुंचना चाह रहे हैं, तो इसका पता होना चाहिए। इसका पता तभी होगा जब आपको जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस स्ट्रक्चर का पता हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का पता हो, और आप उन सारी चीजों में सपोर्ट कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के फंक्शन में सपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो तभी आपको ये सब चीजों का आइडिया होगा, सब चीजों का पता लगेगा, राइट। आपकी बिजनेस लिटरेसी भी इंक्रीज करेगी, आपको पता लगेगा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो उस प्रोडक्ट के कितने SKUs हैं, यानी स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट कैसे हैं, और अगर उसके लिए कोई फील्ड फोर्स हायर की है या मार्केटिंग फोर्स हायर की है तो वो उसकी नीड क्या है, किन लोगों को आपने उसमें हायर करना है, रिक्रूट करना है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तो ये HR के हर रोल में HRBP का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी बहुत रोल है। तो ये वो एक एरिया ऑफ नॉलेज है जहाँ पे एक आपको इंडस्ट्री का भी पता लगता है, आपको HR की चीज़ों का भी पता है। HR तो आपका कोर डोमेन है ना, कोर एरिया है। HR को भी आपको पता होता है, और उसके बाद फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में वो बिजनेस कर रही है, सेक्टर मतलब जिस सेगमेंट में वो बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे जा रही है। तो ये सब चीजें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, इसका होना जरूरी है। जब ये सब चीजें हमारी इंफॉर्मेशन में हो जाएंगी, तो तब भी हम ट्रू सेंस में एक ट्रू HR बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। ये स्लाइड देखिएगा, ये मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आप देखेंगे कि कैसे एक जो बिजनेस एक्विपमेंट है, बिजनेस की लिटरेसी किस तरह से क्रिएट की जाती है। अब आपको बिजनेस की लिटरेसी का पता ही नहीं है, बिजनेस का पता नहीं है, तो आप किसी को मेंटोर बनाएंगे, ठीक है जी। आप अपनी पार्टनरशिप करेंगे, आप कम्युनिकेशन करेंगे लोगों के साथ, आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बिजनेस यूनिट हेड जो हैं उनसे बात करेंगे, सेल्स मैनेजर से बात करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनसे आपकी डिस्कशन चलेगी। फिर यानी कि एक अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप को लगता है कि आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या करें कि आप किसी को एज अ मेंटोर, किसी को एज अ मेंटोर उसके साथ वो रिलेशनशिप बना लें, कोचिंग वाला रिलेशनशिप बना लें, ठीक है जी। और ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारा ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप आवर सेल्फ कंटिन्यूसली, टू एजुकेट आवर सेल्फ कंटिन्यूसली, राइट। तो हर वक्त सीखने की कोशिश करें। प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, नई प्रोडक्ट आई है, उस उसके इस बिजनेस के मॉडल को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद आप अपने आप को इमिटेट करें कि यार अगर आप उस जॉब पे होते, जिस जॉब को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या फील होता ना, या आपके महसूसात, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग मेरी बात है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्या कर रही है, और उस बिजनेस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, राइट। सेल्स के लोग अगर काम कर रहे हैं या मार्केटिंग के लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या है, राइट। ये आपने कंटिन्यूसली खुद को एजुकेट करना है, उनके काम को भी देखते हुए उनकी तरह का काम करने की कोशिश करनी है, राइट। डेवलप नॉलेज ऑफ अच्छा, डेवलप नॉलेज ऑफ एंड अप्लाई कॉमन मैनेजमेंट थ्योरीज। आप ज्यादा से ज्यादा खुद को इक्विप करना शुरू करेंगे ना, सीखेंगे, कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर बिलीव करेंगे, और फिर दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, लोगों को टीच करेंगे, ठीक है जी। और कभी भी सवाल करने से परेशान नहीं होंगे कि यार मैं क्वेश्चन करूंगा तो लोग पूछेंगे कि यार आप सवाल कर रहे हैं, आपको इस चीज का पता नहीं है। समटाइम हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम अपने लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, हम उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन करते हैं जो लोग क्वेश्चन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई सवाल कर सके, कोई बात कर सके, राइट। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम उनके लिए भी उनकी भी हेल्प कर रहे होते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि हम उनके लिए भी सवाल पूछ रहे होते हैं, और उस सवाल का जो भी जवाब आएगा वो उनको भी लिटरेट करेगा, उनकी भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इंक्रीमेंटल चेंज लेके आएगा, राइट। तो फिर ये भी देखना जरूरी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो काम भी हम कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका आउटकम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या फायदा मिल रहा है, राइट। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, और दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको समझने की कोशिश करें। अभी देखते हैं कि फ्यूचर में HR बिजनेस पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और किस किस तरह से उसको काम करना पड़ सकता है, राइट।
तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अंडरस्टैंड करें फ्यूचर के लिए। जब प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच के साथ। यानी हमें हर एक एचआर प्रोफेशनल को फॉरवर्ड थिंकर होना चाहिए, राइट। और उस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खुद को इनरिच करें, खुद को इनेबल करें, और समझने की कोशिश करें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अपनी लिटरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करें, राइट। बीइंग अ कोच एंड कंसल्टेंट, ठीक है जी, ये भी हमारा रोल है एचआर बिजनेस पार्टनर का। फ्यूचर रेडी एचआर, वो एक कोच का, एक मेंटोर का, एक कंसल्टेंट का अलग ही रिलेशनशिप होता है, जो बिल्कुल पर्सनलाइज किस्म का रिलेशनशिप होता है, जिसमें किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं होता, किसी किस्म के कोई रुकावट नहीं होती, कोई हर्डल नहीं होती ना। तो आप एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। पुटिंग बिजनेस अकाउंट टू वर्क, और जो कुछ भी नॉलेज आप सीख रहे हैं ना बिजनेस अकाउंट के हवाले से, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको अप्लाई करें। ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो आप सीखें, जो आपको आता हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, आप अप्लाई ना कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप अप्लाई नहीं करते तो इस मीन कि आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में जो सीख रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको समझने की कोशिश करें, और अपनी लिटरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करें, खुद को लिटरेट करें, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो इसी से हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और वो जो बिजनेस के हवाले से आपने जो सीखा है, जो भी लर्न किया है, उसको प्रैक्टिस करें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन बना के रखें, ताकि लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में ना लेके जाएं। जब भी कोई कंफर्ट जोन में लेके जाता है तो समझो वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड होके आ जाता है, ठीक है। कंफर्ट जोन का मतलब है कि दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ किलिंग, किलिंग योर पोटेंशियल, ठीक है जी। आपकी जो ताकत है, आपकी पावर है, उसको खत्म करने वाली बात है, राइट। और उसके बाद फिर हमारे रोल में ये है कि लोगों को एम्पावर करना, ये भी हमारा रोल है। डाटा के ऊपर भी जाके हम आगे जाके बात करेंगे, यूजिंग डाटा टू टू इन्फ्लुएंस डिसीजन, कि डाटा के बारे में उनकी अवेयरनेस होती है एचआर बिजनेस पार्टनर्स की, डाटा लिटरेसी उनकी हाई होती है, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, बीइंग एन एचआर बीपी यानी एचआर बिजनेस पार्टनर। और फिर जो आपका रोल, मेन रोल क्या है कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और लोगों का जो काम करने का एक्सपीरियंस है, उसको भी बेटर करते चले जाएंगे ना। यानी ये सारे प्रोसेस जब आप कर रहे हैं, लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हैं, तो फिर आपकी वैल्यू कहाँ पे होगी, राइट। आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये फिर हमें समझने की जरूरत है। हाँ, देखते हैं जी, ये जो एच आर बीपी है, एच आर बिजनेस पार्टनरिंग है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर मजीद कितनी तरक्की हुई, और इस वक्त जब स्टार्ट हुआ तो इसकी जो सब्जेक्टिव वैल्यू थी वो क्या थी, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसको लेके इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया, इसकी नीड क्यों फील की गई। एच आर बी पी रोल्स इमर्ज एज कंपनीज शिफ्ट टुवर्ड मोर स्ट्रेटेजिक एच आर। देखिए, एचआर तो होता है स्ट्रेटेजिक है, अगर स्ट्रेटेजिक एचआर नहीं है, लेबोरियस एचआर है, लेबर करने वाला एचआर है, तो इसका मतलब कि वो एचआर नहीं है ना, ठीक है। उसने दूसरों की जिंदगी क्या आसान करनी है, उनकी तो अपनी जिंदगी आसान नहीं हो रही, उनकी तो अपनी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, राइट। तो 1990 में, 1990s में एचआरबीपी रोल इमर्ज हुआ एज कंपनीज शिफ्ट टुवर्ड मोर स्ट्रेटेजिक एचआर, ठीक है। 1990 में ये कंसेप्ट इमर्ज होना शुरू हुआ, फिर उसने और भी जितनी भी एचआर की स्ट्रीम्स हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर उसके बाद ये उसका शुरू में ये रोल था, ये बड़ा लिमिटेड रोल था। फिर उसके बाद फिर अर्ली 2000 में क्या आया, एच आर बी पी स्टार्ट टॉकिंग ऑन टैलेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर एचआरबीपी ने, एचआर बिजनेस पार्टनर्स ने फिर टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी अपनी एफर्ट शुरू कर दी। टैलेंट मैनेजमेंट के जो इशू है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बीइंग एन एचआर बिजनेस पार्टनर, राइट।
तो उस वो ये हमारा रोल क्या हो रहा है, हमारा रोल इवॉल्व हो रहा है, हमारा रोल के अंदर एडिशन हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है हमारे रोल के अंदर। हमारा रोल पहले से इम्प्रूव करता चला जा रहा है डे बाय डे और टाइम के साथ साथ में। 2020 में क्या हुआ, एचआरबी स्टार्ट टेकिंग ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टैलेंट को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है और बड़ी की किस्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फिर एचआरबीपी ने टैलेंट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी और अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्पार्ट करना शुरू कर दिया, राइट। स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता इनकी पेनिट्रेशन आ रही है। फिर 2010 में क्या हुआ जी, ये एवोल्यूशन है, इर्तिका है, ठीक है। एचआरबीपी बिकम एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स टू बिजनेस लीडर, राइट। एडवाइजर हो गए, लोगों ने इनसे मशवरे लेने शुरू कर दिए, लोगों को मशवरे देने शुरू कर दिए उन्होंने, सॉरी। और फिर बिजनेस लीडर के साथ पार्टनरशिप शुरू कर दी, जिससे एचआर की वैल्यू ऐड होना शुरू हो गई, वैल्यू एडिशन होना शुरू हो गई। फिर आज के दौर में देखें, अब ये भी रोल जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। एचआरबीपी फोकस ऑन डेटा एनालिटिक्स कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। आज का एचआर बिल्कुल चेंज हो गया है। एचआरबीपी तो खैर है ही एडवांस चीज, लेकिन अब बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर जो है पीपल सेंट्रिक हो गया है, और सबसे बड़ा एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना मशीन को समझा जाता है, ना रिजर्व को समझा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके लोगों को समझा जाता है, ठीक है। डेजिग्नेशन चेंज हो गए हैं, एचआर मैनेजर जो होते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होते थे, अब उनकी डेजिग्नेशन चेंज होके पीपल मैनेजर बन गया, ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ चीजें इवॉल्व हो गई और भी ना। तो ये इसका वो है, एक एक जर्नी है एचआर बिजनेस पार्टनर का, एक जो ट्रेवल है वो जो इन्होंने किया है फ्रॉम 1990 टू डेट, उसमें क्या क्या फर्क आ गया, बल्कि पिविटल रोल इसका है एचआरबीपी के लोगों का, राइट। अभी देखते हैं जी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी हैं जहाँ पे एचआरबीपी से उसके रोल की एग्जीक्यूशन को एक्सपेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी एचआर जो बीपी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी ना पहले से। अब वो पहले की तरह नहीं है, अब उसकी नॉलेज बढ़ गई है, उसका बिजनेस एक्यूमेन आ गया है, उसकी बिजनेस लिटरेसी हाई हो गई है। तो अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, उस सब से वो अवेयर हो चुका है। तो वहां पे इसका फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर भी, राइट। हेल्प सुपरवाइजर्स सेट गोल्स, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस गैप्स एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज, राइट। इतना इंपॉर्टेंट रोल बन गया इसका कि लोगों की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, देखने के लिए। टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑनबोर्डिंग, पार्टनर विद हायरिंग मैनेजर्स ऑन जॉब रिक्वेस्ट, कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज एंड ऑनबोर्डिंग प्लान। तो इसने बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनके काम आसान कर दिए हैं, क्योंकि पार्टनर हो गया ना, पार्टनर तो काम आसान करता है, ठीक है जी। फिर एम्प्लॉय रिलेशन की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। मेडिएट डिस्प्यूट, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड इन्फोर्स पॉलिसीज फेयरली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको भी समझने की जरूरत है कि वो अपना जो कंपस है ना, देखिए जितनी भी टर्बुलेंस आ जाए, जितनी भी टर्बुलेंस आ जाए, लाइफ में भी टर्बुलेंस आती है और जॉब में भी टर्बुलेंस आती है और भी बहुत सी जगहों पे टर्बुलेंस आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जब भी आपके ऊपर कोई टर्बुलेंस आए, कोई मसला आए, कोई दुश्वारी आए, तो आप जो आपका वो है यानी जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, कंपास, उसको आप नहीं छोड़ें, उसको हमेशा अपने पास ही रखें और उससे जो गाइडेंस है, उससे रहनुमाई है, वो लेते रहे। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं जब पैनिक होते हैं तो हमारे पास जो गाइड है या जो रास्ते होते हैं, जो बेसिक एजुकेशन होती है या बेसिक वेज होते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को फरामोश कर देते हैं,
एकदम से पैनिक हुए, और उसके बाद फिर जो मेजर्स हैं जिनको लेके हम सरवाइव कर सकते थे, उन मेजर्स को ही भूल जाते हैं, राइट। जैसे एक मिसाल देना चाहूंगा आप लोगों को। अक्सर लोग जो हैं जिनको तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, वो बेचारे डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। क्यों डूब के मरते हैं? पैनिक होते हैं। हालांकि हर इंसान के अंदर, हमारी डिस्कशन हुई है, पर हर इंसान के अंदर दो एयर बैलून मौजूद हैं। उसके जो ये हैं लंग्स हैं, ये बेसिकली एयर बैलून का काम करते हैं। आप इसको ट्रिकी वे में जाके यूज करें, और जो एयर को इनहेल कर लें, उसको रोक लें, और फिर इतनी ज्यादा तेजी से उसको छोड़े नहीं, तो तब आप डूबेगी ही नहीं ना। कोई भी नहीं डूबेगा जिसको तैरना नहीं आता। फिर वो सरवाइव कर सकता है, और थोड़ी सी वो स्ट्रगल करे तो मूव ऑन भी कर सकता है ना। ठीक है, ये है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद लोग डूब जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के बाद फिर वो जो चीजें उनको बचाने वाली होती हैं, जो चीजें उनके सर्वाइवल में काम कर रही होती हैं, जिन चीजों की वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी वो बिल्कुल फॉरगेट कर देते हैं, फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये भी एक अंडरस्टैंड करने की चीज है कि हम समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कि जब भी कोई टर्बुलेंस आए, जब भी कोई मसला आए, तो फिर आप क्या करें? जब भी कोई मसला आए तो फिर आप अपनी कंपस को, जो आपकी गाइडलाइन है, जो आपके एसओपीज हैं, उनको फरामोश ना करें। उनसे गाइडेंस लें, उनसे रहनुमाई लें, ठीक है, उनसे एडवाइस लें, ताकि फिर उस सिचुएशन में से आप निकल के चले जाएं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि अपने होशो हवास बरकरार रखें टर्बुलेंस के अंदर, ताकि हम उन चीजों से बाहर निकल सकें, डिस्प्यूट से बाहर निकल सकें, कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकें। ठीक है, और फिर एचआर बीपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पार्टनरिंग है ना, बिजनेस पार्टनरिंग है। ठीक है जी, तो फिर वहां पे लोगों की डेवलपमेंट, वैसे ही हमारा यानी कि ये कोर एरिया है, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल। लोगों को डेवलप करना तो हमारा कोर एरिया है। तो बीइंग एन एचआर बिजनेस पार्टनर, डिपार्टमेंट की नीड के बारे में हमें पता होना चाहिए, लोगों की नीड के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। और आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल, क्रिएट इंडिविजुअल आईडीपीज, का मतलब होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, एंड एडवाइस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, आप लोगों के लिए इतने, आप लोगों के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएं, एंगेज हो जाएं, कि आप हर एक के ऊपर काम करें, हर एक की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, हर एक के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बना के रखें, राइट। एंड एडवाइस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये जरूरी है। HRBP build strategic partnership across the business to maximize human capital एंड ड्राइव बिजनेस रिजल्ट। कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, पोजीशन स्ट्रेटेजिक हो गई है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक काम करना है, क्लरिकल काम नहीं करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, क्लरिकली यूज नहीं करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कि हमारी पोजीशन इस रोल में आके कितनी वैल्यूएबल हो गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और चैलेंजिंग भी कितनी ज्यादा हो चुकी है, और इंटरेस्टिंग भी कितनी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है जी, वो नहीं है कि बस सिर्फ किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, सुबह आए और शाम को चले गए, और किसी भी चीज से, किसी डिपार्टमेंट से कोई कंसर्न ही नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारा फैसिलिटेटर का रोल है, एज अ कोच रोल है, एज अ कंसल्टेंट रोल है। ठीक है जी, और जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करें, एज अ कोच काम करें। लोग आपके पास आए, आपके पास जो नॉलेज है उन लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये ग्लास डोर पर्सन जो पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको एग्जीक्यूट करें, राइट। ठीक है, और कंसल्टेंट कम in with more knowledge about a subject than the client. This means an HRBP must stay up to date, communicate effectively with key stakeholders, and provide advice and coaching to them. जिन लोगों से ने आपसे कंसल्ट करना है, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की आपके ऊपर, जिनको आपने कोच करना है, तो ये भी जरूरी है कि उनको कोच करने के लिए आप हमेशा खुद को अप टू डेट रखें। ठीक है जी, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें,
और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके आप उन लोगों को कोच करें, एडवाइस करें। ये ना हो कि आप किसी कोई कोचिंग के लिए आया है, कोई कंसल्टेशन के लिए आया है और आपके आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को हमेशा इक्विप रखें बीइंग अ कोच। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो, अगर आपके पास कुछ किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो कोई आपके पास आएगा ही क्यों। जब आपके पास कोई आता है ना किसी काम के लिए, तो समझो ये आपकी वैल्यू है जिसकी वजह से वो आ रहा है, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट की वजह से उसने आपसे कंसल्ट करना शुरू किया। राइट। पुटिंग बिजनेस एक्विपमेंट टू वर्क। अब ये नहीं है कि जो आपको बिजनेस की चीजों की समझ में आ गई तो आप अपने जेब में डाल के रखिए उसको। ठीक है, ये बिजनेस एक्विपमेंट एज इज एन indispensable competency for every HR professional, especially for HRBPs। राइट, ये खत्म ना होने वाली चीज है। ये ये जो स्किल अगर आपके पास आ जाती है ना, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं, बिजनेस के हवाले से आपकी लिटरेसी हाई है। इट रिप्रेजेंट द कीननेस एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद अ बिजनेस रिस्क और अपॉर्चुनिटी इन अ वे दैट लीड्स टू अ गुड आउटकम। ठीक है जी। तो HRBP जो है बिजनेस के साथ कनेक्ट कर जाता है। ठीक है, उस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उस बिजनेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ वो कनेक्ट कर जाता है, सबके साथ उसकी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और फिर वो सब लोगों के साथ मिलके एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ हर स्टेक होल्डर किसी भी पोजीशन के अंदर किसी भी रोल में है, फ्रॉम लेबर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करते हैं। एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना होता है। और अगर ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस डेवलप करने की कोई नॉलेज है तो आप उसको सिर्फ खुद तक ही रखें, किसी के साथ शेयर भी ना करें। राइट। और फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, आपने देखना है, लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को इक्विप करना है, प्लान बना के देने हैं बीइंग एन HRBP, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर अपने सेक्टर के अंदर 15 है या 20 है, तो आपका चैलेंज होगा कि आप उस नंबर को यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 15 में लेके आए, टॉप 10 में लेके आए, टॉप 5 में लेके आए, नंबर 1 बना दें। ठीक है, दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल थिंग। ठीक है जी, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कंपिटिटिव बनाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कंपिटिटिव होती है। तो ये एक समझने की जरूरत है, और इसमें भी हमारा बड़ा रोल है। ठीक है, कि पूरा लाइफ साइकिल है एम्प्लॉय का, और आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं कि खुश नहीं हैं, लोग रिटेन होते हैं कि नहीं होते, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब बेस्ट प्लेस टू वर्क के तौर पे जानी जाती है कि नहीं जानी जाती, उसके अंदर लोगों की एंगेजमेंट कितनी ज्यादा है, लोग किस तरह से अटैच होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां लोग खुशी खुशी आके काम करें, जहां काम करना उनके लिए एक तरह की प्राइड हो, एक तरह का फखर हो। तो इस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन हो। टॉप का जो टैलेंट है ना, वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए तरस रहा हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके आने के लिए कोशिश कर रहा हो। जो टॉप टैलेंट मौजूद है जिस भी सेक्टर में आप मौजूद हैं, राइट, तो उनके लिए एम्प्लॉय ऑफ चॉइस बन जाए, बेस्ट प्लेस टू वर्क बन जाए ना। तो इस तरह का, और क्योंकि उन्हें पता हो कि यहाँ से तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, किसी ने ग्रो करना है तो यहीं से ग्रोथ होगी। राइट। लोगों को लीडर बनाना, लोगों को एम्पावर करना, ये भी जरूरी है। अब HR का मतलब ये थोड़ी है कि जी कोई कहीं पे भी कोई भी मसला हो जाए, छोटा से छोटा मसला हो जाए तो लोग दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएं। ठीक है, वो समझें कि हरफ आखिर जो है, या हमारा वो जो आखिरी सहारा है, आखिरी लास्ट सपोर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट है, वो ये आदमी है। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात में रात को 12 बजे या वो कॉल कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे आपके पास आ जाते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। लोगों को इक्विप करें, लोगों को एम्पावर करें, ताकि वो अपने ही जो लोग हैं अपने, यानी कि जहाँ जहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, पहले उन उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट करें, अपने बॉस के साथ कांटेक्ट करें और लोगों के साथ कांटेक्ट करें, उसी लाइन है ना। तो
HR must not be the फर्स्ट स्टॉप ऑफ एवरीवन एल्स, राइट? पहला स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये तो एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये होना चाहिए। जब सारे स्टेप आप कर लें लोग, उसके बाद फिर ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट या इमरजेंसी के तौर पे इसको सर्व करना चाहिए HR को, ठीक है, ताकि उनकी वैल्यू भी रहे। तो इसलिए लोगों को अपनी जगह पे बाकी लोगों को एम्पावर करें, इक्विप करें, ताकि वो लोग दूसरों को उस मुसीबत में से निकालें, उस प्रॉब्लम में से निकालें और उनको सपोर्ट करें। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और फिर जो लोगों का एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर फोकस करें। HR जो BP है, वो फोकस लोगों के ऊपर करता है, ना मशीन पे करता है, ना किसी और चीज पे करता है, ना बिल्डिंग पे करता है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर उसका फोकस होता है और लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर उसका फोकस होता है, राइट? फोकसिंग ऑन पीपल एंड ऑन हाउ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैन हेल्प achieve organizational goal is one of the core responsibility of future ready HRBP. Furthermore, they are continuously improving employees experience as this is crucial for the business success of any company, right? So this is important to understand। ये फ्यूचर रेडी जो HRBP है, वो किस तरह से काम करता है, किन किन चीजों के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अंडरस्टैंड करें और कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को प्रमोट करें और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें जहाँ पे एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़बरदस्त हो रहा हो, द बेस्ट वे, इन द बेस्ट वे में एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस हो रहा हो ना। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूर बात है, राइट? अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ तो लिया, वो सारा बहुत कुछ पढ़ लिया हमने ना। HRBP का कंसेप्ट समझ लिया, HRBP ब्रिजिंग करता है, ठीक है जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है, एक लाइन में सबने चलना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना होता है, तो उसके लिए फिर HRBP अपना रोल एग्जीक्यूट करता है, राइट? तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक HRBP में होनी चाहिए। इस स्लाइड स्लाइड में भी देखेंगे और फिर अगली स्लाइड में भी इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट? जो एक यानी कि एक एसेंशियल पार्ट है HRBP की जॉब का। सबसे ज्यादा डाटा ड्रिवन होना चाहिए इसका ना, डाटा निकालना आना चाहिए, डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, डाटा की स्टडी उसको आनी चाहिए। जो भी डाटा आपने निकाला है, जो भी मौजूद आपके पास डाटा, अपने जो सिस्टम है, ERP सिस्टम है, उससे आपने डाटा निकाल दिया, हायरिंग है, टर्नओवर रेट है, ठीक है, सेल्स के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, पिछले साल यानी सेम पीरियड लास्ट ईयर ये था, इस दफा ये हो रहा है। तो इन चीजों के हवाले से फिर हमने अपना रोल प्ले करना है, ठीक है जी। मैंने जो अब कल बात की थी ना ERP सिस्टम की, तो ERP सिस्टम में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप ERP सिस्टम की मदद से डाटा निकाल सकते हैं, जो कि आपको गाइड करे फर्दर आपकी प्लानिंग में, आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और आपको सपोर्ट करे। यानी कि आपका एटीट्यूड बीइंग इन HRBP और डाटा को समझने के हवाले से, डाटा को अंडरस्टैंड करने के हवाले से डाटा ड्रिवन होना चाहिए। फिर बिजनेस के स्ट्रक्चर को भी समझने की जरूरत है, बिजनेस अकाउंट को समझने की जरूरत है। ये बिजनेस है क्यों, ये हो क्यों रहा है बिजनेस, इस बिजनेस का रोल क्या है, इस बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, जो भी हो रहा है ना, इस बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका फायदा क्या है, उससे उसको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पूरा करती है। तो ये भी डाटा लिटरेसी भी आनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए, और फिर उसके अलावा टेक सेवी भी होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन जिसके ऊपर हमने कल बात की थी, डिजिटलाइजेशन के हवाले से वो डिजिटल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करने वाला होना चाहिए, यानी कि डिजिटल लिटरेसी उसकी हाई होनी चाहिए। पीपल एडवोकेट भी उसको होना चाहिए। पीपल एडवोकेसी का मतलब है कि ये कोर एरिया है HR का, तो इसको कभी भी फरामोश नहीं करना, बुलाना नहीं है, राइट? तो उसको पीपल एडवोकेट भी होना चाहिए। व्हेन पीपल थिंक ऑफ HR दे फोकस more on the administrative side and less on the data side. However, that's the complete opposite for an HRBP.
ये जो चीजें अभी पहले डिस्कस की थी इस स्लाइड में भी डिस्कस हो गई हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर ली हमने, जी कम्युनिकेशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि एचआर के लोगों को हमेशा सारे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली अनइंटरप्टेडली कम्युनिकेट करना पड़ता है, सब लोगों के पास जाना पड़ता है, सब लोगों से बात करनी पड़ती है। तो ये जरूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हों। ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर आपको बहुत कुछ आता हो, आपका नॉलेज बिल्कुल आप समझेंगे टॉप पे है, और दुनिया का हर काम, हर सलाहियत आप में मौजूद है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी सक्सेस को बता नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, किसी को लिटरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, जो आपको हीरो से जीरो बना रही है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतनी एफर्ट आपने की, इतनी कोशिशें की, उसके बावजूद भी आपको ये हो कि आपको वैल्यू ना दी जाए, तो ये भी जरूरी है कि कम्युनिकेशन की स्किल को इम्प्रूव करना जरूरी है। दूसरा वही बात जो हमने बिजनेस की कर ली, फिर डाटा की बात कर ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, टास्क ओरिएंटेड हो, और उसको स्मार्ट के हवाले से स्पेसिफिक, जो हमने बात की थी पहले भी, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। वो यानी कि इस तरह से वो काम करना उसको आता हो, ठीक है, तो टास्क ओरिएंटेड हो, फिर यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसकी अच्छी हो, फिर हर वक्त चेंज लेने के लिए तैयार हो, चेंज का कल्चर लेके आने के लिए तैयार हो, रेडी हो, चेंज रेडी हो, और चेंज के लिए काम कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब चेंज के लिए कोई काम कर रहा होगा ना, तो समझे कि ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो ही करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेटिव चीजें भी यूज होंगी, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे स्टेप्स लिए जाएंगे जिन स्टेप्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे, ठीक है, ये जरूरी है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो जो जिसकी वजह से एचआर बिजनेस पार्टनर इसका नाम रखा गया, बिजनेस भी ऐड है, पार्टनरशिप भी ऐड है। लोगों से पार्टनरशिप किस तरह करनी है, स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप किस तरह करनी है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप किस तरह करनी है, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्बेसडर भी हैं, एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आपका काम है कि बीइंग एन एचआर बीपी, यानी एचआर बिजनेस पार्टनर के तौर पे आपने इंटर डिपार्टमेंटल इंट्रा डिपार्टमेंटल पार्टनरशिप करनी है लोगों के साथ, ताकि लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, वो आपको वेटेज दें, आपके साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हुए खुशी महसूस करें, ठीक है जी, बैड फील ना करें। ये दिस इज इम्पोर्टेंट। एक और चीज जो हम बात कर रहे थे, डाटा लिटरेसी, एचआरबीपी नीड टू अंडरस्टैंड डाटा इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन एंड क्रिएशन व्हेन क्रिएटिंग गाइडलाइन for performance review. For instance, the HRBP need to do so in a manner that will collect usable data. Gone are the days where HR could react based on gut feeling. On the contrary, an HRBP need to be able to read a dashboard and report with complex data and act on that data, right? पहले जमाने में होता था ना, ये जी हमारी गट फीलिंग है, यार ये आपने क्यों किया, आप ये करने की जरूरत नहीं थी सर, वो मेरी गट फीलिंग उस वक्त ये कह रही थी कि मुझे इस तरह करना चाहिए ना। तो ये भी एक बड़ा डिसेप्शन है। अब गट फीलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं रह गया, आपने चीज़ों को एनालिसिस करना है, इवेलुएट करना है, और उसके बाद कोई स्टेप उठाना है। ऐसा नहीं है कि खुद से कोई डिसीजन लेके बैठ जाए, ठीक है। तो डेटा लिटरेसी की बुनियाद पे आपने डिसीजन लेना है, और उसको फिर जज करना है, और गट फीलिंग के ऊपर जाना नहीं है ना, उसको हर तरह से अपने डिसीजन को हर तरह से इवेलुएट करने के बाद आपने इसको लेना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है। बिजनेस अकुमेन की बात कर रहे हैं, वही जो बिजनेस कैसे आता है, बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस होता कहाँ से है, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है, ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है एचआर बीपी को। और ये बेसिकली तीन चार चीजें हैं ना, जिनके ऊपर बेस करती है एचआर बीपी की पोजीशन, और बाद में इस जॉब की इनरिचमेंट भी हो सकती है, इसके अंदर पोजीशन ऐड की जा सकती हैं, एचआर बीपी के अंदर पोजीशन ऐड की जा सकती हैं, और भी जॉब इनरिचमेंट लेके आई जा सकती है। और उसके अलावा
जॉब एनरिचमेंट के अलावा रोल को एक्सपेंड किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एचआर के लोग होते हुए भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आप ये काम आएगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, पीपल एडवोकेसी। जो अल्टीमेट काम है हमारा एचआर का, कि हम लोगों के एडवोकेट हैं, ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना, लोगों की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको नहीं भूलना। पीपल एडवोकेसी का मतलब है, द फर्स्ट जॉब ऑफ एनी एचआर person is to support the business, but often HR does not follow advocating for the people। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने हमेशा लोगों की एडवोकेसी के ऊपर काम करना है। लोगों की, हम लोगों के लिए हायर हुए हुए हैं, लेकिन लोगों की डेवलपमेंट के लिए हायर हुए हुए हैं, ठीक है, लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें हायर किया गया, हमें उस पोजीशन पर रखा गया है। तो हमने लोगों की एडवोकेसी करनी है, जो कि कोर एचआर है। एचआर का कोर फंक्शन है कि हम लोगों की एडवोकेसी करें। An HRBP needs to advocate for employees and push back when needed. Doing this properly protects the business from lawsuits, unwanted turnover and unhappy employees। जब भी कोई ऐसा वैसा का मसला हो जाएगा, तो जो अनहैप्पी एम्प्लॉय होगा या जो छोड़ के चला जाएगा, वो फिर लिटिगेशन में भी जा सकता है, आपको कोर्ट में भी लेके जा सकता है, अगेंस्ट कोई भी पटिशन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी ज्यादा होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे लग जाएगी, ठीक है। ये हमने अभी तक समझने की कोशिश की है, एचआरबीपी के कौन कौन से रोल है, बिजनेस अक्वायरमेंट हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, डाटा ड्रिवन होना चाहिए, ये हमने इसको अंडरस्टैंड किया। ये चीजें, इन चीजों में जब उसकी महारत होगी, तो फिर वो एज एन एचआरबीपी अपना रोल एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बेनिफिट कौन कौन सी हैं, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं ना एचआरबीपी की डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, उसके बेनिफिट देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं। एक तो आप अलाइन हो गए ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के साथ, बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ आपने अलाइन कर लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में फिर आपका परमानेंट रोल हो जाएगा। आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, राइट। HR will be ensure HR initiative align with and support overall business strategy and goals, right? ये भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि जी सब लोग एक सिमत में चलना शुरू हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, फॉर टू अचीव द बिगर ऑब्जेक्टिव, राइट। इम्प्रूव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप लोगों की एंगेजमेंट बढ़ाना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे लोगों का एक्सपीरियंस भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लोग एंजॉय करना शुरू कर देंगे आपके साथ रहकर काम करने को। तो ये भी है इम्पोर्टेंट कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सबसे जबरदस्त हो जाएगा। और फिर क्योंकि ये सारा सब चीजें आ रही हैं, तो फिर टैलेंट मैनेजमेंट को भी इन्हांस कर देंगे। एचआरबीपी ड्राइव्स टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन एंड सक्सेशन प्लानिंग टेलर टू बिजनेस नीड। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी एचआरबीपी को ना, टैलेंट एक्विजिशन भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, रिटेंशन भी करनी है, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है कि लोग रिटेन रहें, छोड़ छोड़ के ना जाएं। और फिर सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी काम करनी है, ठीक है जी, टू ये जो बिजनेस नीड के हिसाब से सक्सेशन प्लानिंग करनी है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट, किसी के आने जाने से खत्म नहीं होगा। फिर इंक्रीज्ड बिजनेस पार्टनरशिप, फिर जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अपनी पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, अपने पीयर्स के साथ भी और उनके बॉसेस के साथ भी, लीडर्स के साथ भी ना, ठीक है जी। इम्प्रूव्ड एचआर सर्विस डिलीवरी, एचआर BPs ensure efficient and high quality delivery of HR services like payroll, benefits, compliance, strategic change मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक चेंज मैनेजमेंट क्या है? एचआरबीपी एनेबल एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनिशिएटिव रिलेटेड टू पीपल एंड कल्चर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये फायदे हैं, ये बेनिफिट है ना कि जी ये किस किस तरह से आपको ये बेनिफिट मिलते हैं, राइट।
अभी देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है HRBP के मॉडल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप भी अपनी जिन जहाँ 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 पे HRBP नहीं है ना, इसको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये मशवरा दे सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी HR बिजनेस पार्टनरिंग का कंसेप्ट लेके आया जाए। डिफाइन द HRBP मॉडल, डिटरमिन द स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HRBP। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में HRBP को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं इस मॉडल को, तो फिर देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, क्या वाकई नीड है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ना। अगर नीड है तो उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करें। ठीक है जी, स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर में कैसी कैसी तब्दीलियां लेके आ सकते हैं, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐड करना है, तो ये भी हो सकता है। सिलेक्ट HRBP कैंडिडेट, कि वो कैंडिडेट आपने सिलेक्ट करना है जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, जिसको बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपीरियंस भी हो। आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज विद द राइट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू टेक ऑन एन HRBP रोल। ठीक है जी, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह करना है आपने, कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट करने हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज देखनी है, ये सारी जरूरी चीजें। फिर डेवलप HRBP स्किल्स, बिजनेस एक्विपमेंट को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न करें, उनकी लर्निंग इंप्रूव कर जाए। असाइन बिजनेस पार्टनर, अलाइन HRBP विद स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट टू बिल्ड पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो वो आप उस हवाले से यानी बिजनेस पार्टनरशिप करें। अलाइन बिजनेस HRBP विद स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट टू बिल्ड पार्टनरशिप, कि जितने भी यानी आपने कर लिया HRBP का प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो फिर इस तरह से इसको अलाइन करें कि हर बिजनेस यूनिट के साथ, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हर बिजनेस के साथ उनकी अलाइक सलाइक हो जाए, और उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हो, राइट, और कम्युनिकेशन हो जाए ना। ठीक है। और जो एक्सपेक्टेशंस आपने सेट किए हैं, जो गोल सेट किए हैं, उन गोल के हवाले से लोगों को लिटरेट करें, बताएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएं कि उनसे क्या क्या वीकली कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं, मंथली कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट की जा रही होती है, तो सारे के सारे गोल्स उसको बताएं। ठीक है, और फिर डिवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, गिव HRBP कोचिंग, मेंटोरिंग एंड रिसोर्सेज टू बी सक्सेसफुल। जिन लोगों को एज एन HRBP आपने एग्जीक्यूट किया, बनाया, डेवलप किया, तो फिर उनको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है? उनको मेंटोरिंग की सपोर्ट दें, उनको कोचिंग की सपोर्ट दें, और उनको उनके प्रॉब्लम में से उनको ट्रबल शूट करने की कोशिश करें कि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, और वो उसमें आप हेल्पफुल होंगे उनके लिए, कि वो आप उनके लिए उस तरह काम करें कि उनसे उनकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि HR कहाँ कहाँ पे एक्शन में है ना, यानी HRBP की बात कर रहा हूँ। HRBP किस तरह से इन एक्शन है, देखिए अमेजोन बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा, वहां पे भी HRBP अपना रोल प्ले कर रहा है। अमेजोन HRBP पार्टनर्स विद टेक टीम टू अंडरस्टैंड स्किल्स नीडेड एंड हायर टैलेंट। दे आल्सो मैनेज परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एड्रेस एम्प्लॉयज कंसर्न। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए कि HRBP कहाँ कहाँ पे हुआ हुआ है। गूगल में हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, IBM में हुआ है, एप्पल में हुआ है। इन सब जगहों में HR जो बिजनेस पार्टनरिंग का सेटअप है, वो अपने पूरी पूरी स्पिरिट के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, उसका इनको फायदा भी हो रहा है। इन ऑर्गेनाइजेशन ने उनका फायदा उठाते हुए और खुद को ग्रो भी किया है, खुद को डेवलप भी किया है। तो अब देखते हैं फ्यूचर रेडी HR कौन सा है। फ्यूचर रेडी HRBP क्या चीज है ना, HRBP यानी HR बिजनेस पार्टनरिंग अडॉप्टिंग मोर डाटा ड्रिवन अप्रोच, राइट, ज्यादा से ज्यादा डाटा निकालना है, उनके ऊपर काम करना है। और HRBP building stronger business acumen, right? HRBP is focusing more on talent strategy,
ठीक है, ये HRBP के बाद जो कैपेसिटी है वो HRBP के रोल के अंदर लेके आने के बाद जो चीज़ों में फर्क पड़ता है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है जी। और इसकी वजह से आपका बिजनेस भी स्ट्रांग हो गया, और यानी कि फ्यूचर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस नीड हैं उनको फुलफिल कर रहा होगा HRBP। तो फ्यूचर रेडी HR बिजनेस पार्टनर की बात करें तो हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फोकसिंग मोर ऑन टैलेंट स्ट्रेटेजी, HRBP इज ड्राइविंग कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी HRBP का जो मॉडल है वो अपना रोल एग्जीक्यूट करेगा और अपना रोल प्ले करेगा। जी, अब इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं HRBP, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। अलाइन HR स्ट्रेटेजी विद बिजनेस गोल, ये पहले भी हमने बड़ा कर लिया। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ जो HR का प्रोसेस है उसको अलाइन कर दें ताकि वो उस हिसाब से ही उसको देख रहा हो। सपोर्ट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, जी, प्रोवाइड ट्रेनिंग, कोचिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना जरूरी है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैनेज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मैनेज करने में भी यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं HRBP के लोग, और उनको डायरेक्शन देते हैं लोगों को, और डायरेक्शन देने के बाद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, उनको हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, राइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। लीड चेंज मैनेजमेंट, फिर अल्टीमेटली जो चेंज मैनेजमेंट होती है, चेंज को उसको मैनेज करते हैं, गाइड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू चेंज एंड transition, right? HRBP plays a critical role in aligning HR strategy with business need to support organizational success. ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं HRBP की जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं बिजनेस एक्विपमेंट HRBP की बात करते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है फॉर HRBP, कि बिजनेस को पता हो कैसे समझना है बिजनेस को। HRBP अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, के बिजनेस के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। HRBP नीड टू लर्न अबाउट कंपनीज बिजनेस मॉडल, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, वैल्यू चेन, ये सब चीजों को देखती है HRBP, ठीक है। बिजनेस के ऑपरेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा है उसको इंटरप्रेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, उसको ट्रांसलेट करना, ये भी HRBP का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, HRBP नीड टू प्रोवाइड insight to insight to executive help make informed strategic decision, ठीक है जी। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर भी कंट्रीब्यूशन HRBP की वजह से होता है, क्योंकि उनको बिजनेस का पता है, उनको HR का तो पता ही पता है, साथ में बिजनेस का भी पता है, पीपल डेवलपमेंट का भी पता है। तो ये भी हम एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। HRBP requires strong business acumen to effectively partner with business leaders and drive impact। ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि HRBP का रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह से ये अपना रोल ये एग्जीक्यूट कर रहा है। जी, इस स्लाइड में भी हम HRBP के जो फ्रेमवर्क है, मॉडल का फ्रेमवर्क है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना HRBP ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग, पार्टनरिंग के ऊपर जोर है, मतलब कि रिलेशनशिप के ऊपर जोर है। रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ, बाकी टीम के साथ भी ना रिलेशनल होना है। HRBP should focus on building strong working relationship with business unit leaders by taking the time to understand their needs। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। और इससे बड़ी चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, HRBP should act as trusted advisors and provide strategic guidance to align business need with effective HR initiatives, ठीक है जी। तो वो आपने अलाइन कैसे करना है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल के साथ कैसे अलाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन की नीड को। ड्राइव बिजनेस प्रायोरिटीज,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है कि आप किस तरह से बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HRBP का जो मॉडल बनाते हैं, तो उसको बनाते हुए एग्जीक्यूट करते हुए आप कोई भी यानी कि यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, राइट। An effective HRBP framework focuses on building partnership, providing strategic guidance, and driving HR initiatives aligned to business priorities. ये बेसिकली HRBP का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी इस जो फ्रेमवर्क आपने बनाना है उनमें आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये कोई कन्फ्लिक्ट ना रेज हो, किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना रेज हो, और एनवायरनमेंट उस यानी फ्रेमवर्क बनाने की वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है, राइट। ठीक है जी। फिर वही हम बात करेंगे कि जो जी जो पहले हम बात की, जो बिजनेस एक्विपमेंट की बात करते हैं ये हमने भी पढ़ लिया, राइट। अब टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर HRBP का क्या रोल होता है, ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग टैलेंट नीड, जो टैलेंट की नीड है उनको आइडेंटिफाई करना, और टैलेंट हायर क्यों कर रहे हैं, टैलेंट की जरूरत क्या है, नया रिसोर्स हायर करना है, नए लोगों को रिक्रूट करना है, तो उसकी नीड किस तरह से है, किस तरह से बेनिफिशियल होगा वो उनको हायर करना, राइट। असेसिंग करंट एंड फ्यूचर टैलेंट नीड बेस्ड ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी, ये भी जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि आप फ्यूचर की नीड को भी असेस कर सकें और करंट नीड को भी असेस कर सकें, और फिर वो उस टैलेंट को एक्वायर करना है, उस टैलेंट को हायर करना है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो। और फिर उसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी काम करना है, डेवलपिंग अ पाइपलाइन फॉर फ्यूचर लीडर्स टू फिल क्रिटिकल रोल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर भी काम करना है, टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज डिजाइन करनी है, रिकमेंडिंग अप्रोचेस टू अट्रैक्ट सोर्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको इस तरह से देखे चले। HRBP play a critical role in talent management by forecasting talent needs, developing talent pipelines, and ड्राइविंग इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। उसने पूरे का पूरा सक्सेशन प्लानिंग की वजह से ना, सक्सेशन प्लानिंग की मदद से HRBP ने एक पूरे का पूरा प्रोसेस डेवलप किया हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से टैलेंट हर वक्त अवेलेबल हो, और ये ना हो कि कोई एक पोजीशन छोड़ के चली गई, कोई पोजीशन वेकेंट हुई, तो कई कई महीने लग गए, वो पोजीशन फुलफिल ही नहीं हो रही। तो ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि HRBP का रोल क्या है, राइट। HRBP प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन टैलेंट मैनेजमेंट, ये एक अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, फोरकास्टिंग करनी है और टैलेंट नीड को भी फुलफिल करना है, राइट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह सकता है कि वही सारी बात जो हम कर चुकी हैं प्रीवियसली, कि गैप को किस तरह से ब्रिज करना है, ठीक है। ब्रिजिंग द गैप, अलाइनिंग HR गोल्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। HR शुड बी strategic partner with business leaders to understand their goals and align HR program accordingly। बिजनेस गोल के साथ ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने जो गोल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अलाइन करना है। कोलैबोरेटिंग विद लाइन मैनेजर्स फॉर रिक्रूटमेंट। अब ये नहीं है कि आपने अपने ओन पे डिसीजन करके लोगों को हायर कर लेना है ना, ऐसा नहीं होगा। आपने लाइन मैनेजर से कोलैबोरेट करना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड को एक्सप्लोर करना है और उनकी नीड को फुलफिल करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप उनसे उनके मशवरे से हायरिंग करें लाइन मैनेजर की, जिनकी नीड है, जिन्होंने लोगों को साथ चलाना है, जिनके डिपार्टमेंट के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं, टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू स्किल गैप्स। HR should analyze skill gaps and design targeted training programs to develop employees in the required competencies। ये भी जरूरी चीज है ना कि आप नीड बेस्ड प्रोग्राम बनाएं, इस तरह से टेलर मेड प्रोग्राम बनाएं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंट की, टीम की नीड्स को पूरा कर रहा हो। By bridging the gap between HR and the business
HR business partners can drive impactful talent program that enable ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, ये दोनों जब एक कंपेटेबल हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे ना, बिजनेस भी और एचआर भी, तो फिर आप जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा वो लेके आएंगे। ठीक है, वो हायरिंग करेंगे, वो उन लोगों को लेके आएंगे, उन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के हवाले से काम कर रहे होंगे भाई। वो इस जो हमने बात की पहले कि जी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एच आर बी पी का जो रोल है वो इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से कैसा रोल है। जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से जी। ठीक है, जब आप बीइंग एन एच आर बी पी यानी एच आर बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप गोल भी ऐसे सेट कराएंगे, ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट कराएंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियली बेनिफिट होगा। ठीक है, अलाइनिंग विद बिजनेस गोल के साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लोगों के ऑब्जेक्टिव सेट कराएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल के साथ मैच कर रहे होंगे। परफॉर्मेंस रिव्यू, कंडक्ट रेगुलर रिव्यू टू प्रोवाइड फीडबैक, असेस प्रोग्रेस एंड एडजस्ट ऑब्जेक्टिव इफ नीडेड। ये सारा का सारा एक करेंगे कि आपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, गोल को, ऑब्जेक्टिव को दोबारा से रीडिजाइन कर सकते हैं, रीइवेलुएट कर सकते हैं। लिंकिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कनेक्ट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू कंपनीज परफॉर्मेंस टू बूस्ट एंगेजमेंट। ठीक है जी, तो अपने डिपार्टमेंट के गोल्स, एम्प्लॉयज के गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वन पेज पे लेके आना है। ठीक है, और फिर उसमें आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टूल यूज करना है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी सक्सेस जो है उसको आपने इम्प्रूव करने के लिए इन चीज़ों को यूज करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेंज मैनेजमेंट की ओर बात करते हैं, तो ये एचआरबीपी का बड़ा यानी कि बहुत बड़ा रोल है कि चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी स्टेक होल्डर के तौर पर काम करना है। चेंज मैनेजमेंट इंटेल्स गाइडिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मेजर इंटरनल ट्रांजिशन, कि जो चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज होती चली जा रही हैं, उस चेंज होती हुई एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को चेंज होती हुई चीज़ों को देखते हुए आपने मैनेज करना है। किसी के लिए कोई कल्चरल शॉक ना हो, किसी किस्म का कोई शॉक ना हो, ठीक है, लोग डिस्टर्ब नहीं हो, स्मूथ वे में ट्रांजेक्शन करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर की बात करेंगे, असिस्टेंट ट्रांजिशन लाइक मर्जर्स, एक्विजिशन, डाउन साइजिंग एंड अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें भी एचआरबीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो स्मूथ वे में उस सारी ट्रांजेक्शन को लेके वो चलें। यानी एचआरबीपी जो है स्मूथ वे में सारी ट्रांजेक्शन को लेके चले। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर होता है ना या एक्विजिशन होती है, तो वो बड़ा यानी समझ लें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और लोगों को रिटेन करने के लिए। वो कोई इतना इजी काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस वक्त स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। लोग अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने आने वाले कल के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, राइट। यानी मर्जर्स में, इस तरह की चीज़ों में, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर या एक्विजिशन में, तो वहाँ पे भी एचआरबीपी का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। एचआर बिजनेस पार्टनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि लोगों को, जो अगर लोगों के अंदर फियर्स हैं तो उन फियर्स को डी एस्केलेट किया जाए। ठीक है, मैनेजिंग कल्चरल शिफ्ट, हेल्प अलाइन कल्चर विद स्ट्रेटजी एंड फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ न्यू नॉर्म्स। ठीक है, लोगों को बताना कि नई चीज़ों के साथ किस तरह से एक्लेमेटाइज करना है, किस तरह से अडॉप्ट करना है, और कोई कल्चरल शॉक ना लगे, लोग स्मूथ वे में इन द बेस्ट वे जाके वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, नई चीज़ों की तरफ मूव करें, शिफ्ट करें। एड्रेसिंग एम्प्लॉयज कंसर्न, दिस इज इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉयज को, लोगों को पता हो कि यार हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एचआरबीपी है, जिनके साथ हमने कांटेक्ट करना है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो हमें सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा या हमारे को मसले जो है वो हल हो जाएंगे। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन enables स्मूथ ट्रांजेक्शन एंड कंटिन्यूड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये भी एचआरबीपी की बात जो हम कर रहे हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि डाटा ड्रिवन है, डाटा के हवाले से जो जो भी डाटा आप निकालेंगे ना, डाटा की लिटरेसी भी आपको आ गई। ठीक है, डाटा निकालना भी आ गया, डाटा को एनालाइज करना भी आ गया, तो उसके हवाले से फिर आप लॉजिकल डिसीजन करेंगे, स्मूथ डिसीजन करेंगे, लॉजिकल डिसीजन करेंगे, जिसमें आपको बाद में बाय यानी कि डिसीजन को वापस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है,
फिर डिसीजन के हवाले से आपको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। समटाइम डिसीजन बड़ा पेनफुल होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन करना पड़ता है ना। ठीक है। प्रोडक्टिव एचआर एनालिटिक्स, जो एचआर की एनालिटिक्स हैं, जो चार्ट्स हैं, जो भी चीजें आती हैं, वो भी आपको उसकी वजह से आप बहुत सी चीजें प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके जो चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं, उन चीजों के हवाले से प्लान कर सकते हैं। लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है आगे, कि लोगों के जो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, तो फिर लोग ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और लोग फिर ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते हैं अपने इस रोल में। बाय लेवरेजिंग डाटा एंड एनालिटिक्स, एचआरबीपी कैन एनहांस डिसीजन मेकिंग एंड द एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस। लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा आ जाती है ना। लोगों के इस एक्सपीरियंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ये डाटा लिटरेसी हाई हो गई, तो लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग भी इजी होगी। तो डिसीजन मेकिंग भी बड़ा लोग आसानी से कर लेते हैं, राइट। ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी बड़ा रोल है इसका, एचआरबीपी का। कि जब ज़ाहिर रिलेशनशिप बना लिया, लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया, और फिर आपने एंगेजमेंट प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए, बीइंग एन एचआरबीपी, तो फिर अल्टीमेटली आपका लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, टीम के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आपके अल्टीमेटली आपके अपने फायदे में ही है, एचआर के लोगों के फायदे में है। बाय प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, एचआर बीपीज कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। कभी एनवायरनमेंट अगर आपका नेगेटिव हो गया ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वजह से, तो ये टूल्स यूज करके आप एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने फेवर में भी कर सकते हैं, right? लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करके। यही वो बात है कोलेबोरेशन और कम्युनिकेशन कि जी, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी करनी जरूरी है। यानी आप अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ मिलकर एक्टिविटीज करेंगे, सब लोगों को एंगेज करेंगे। कोई भी प्रोग्राम है, एचआर का कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इनिशिएटिव लेती है ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी इनिशिएटिव लेने के बाद सबको एंगेज करना, सबको इन्वॉल्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, एचआर के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआर बीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन इस तरह की रखें कि लोग आपके हर मसले में आपके साथ आ रहे हो, हर इनिशिएटिव को होल हार्टेडली ऑन कर रहे हो। दिस इज इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटिंग एचआर इन बिजनेस डिस्कशन। और फिर वही जो बात की कि इस लिटरेसी का फायदा क्या है कि आप एचआर भी डिसीजन मेकिंग के अंदर आएगा, एचआर भी वो डिस्कशन के अंदर आएगा, जो बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन हो रही हैं उनमें एक्टिवली एंगेज हो जाएगा, जिससे उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डिस्कस करेगा, उसको पता होगा कि मैंने क्या बात करने जा रहा हूँ, और क्या वो बात जो मैं कर रहा हूँ वायबल भी है कि नहीं है। ठीक है। तो ये भी उसकी रिसर्च है, ऐसे वो बात कर देगा। एक दफा भी कोई डिस्क्रेडिट क्रेडिट हो गया, दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा ना, या मौका मिलने का चांस कम हो जाता है। प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन चैनल, यही बात है जो ग्लास डोर पॉलिसी है, ग्लास डोर पॉलिसी की बात करते हैं। तो फिर ओपन कम्युनिकेशन के चैनल बनाने पड़ेंगे आपको, और ओपन कम्युनिकेशन के चैनल बनेंगे तो कोई भी बात कर लें। ठीक है। उनको किसी किस्म की कोई वो ना हो कि मैं अगर ये बात करूंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, या लोग मुझे क्या समझेंगे, राइट। इफेक्टिव एचआर बिजनेस पार्टनरिंग relies on strong collaboration and communication between HR leadership and employees across the organization। ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कन्फ्लिक्ट के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया एचआर वीपी का ना, कि लोगों को कन्फ्लिक्ट को मेडिएट करना, ठीक है, उनको समझाना, ताकि वो अंडरस्टैंड कर लें, एक दूसरे को टॉलरेट कर लें। ठीक है। ये भी बड़ी जरूरी चीज़ है। कई कई प्लांट ऐसी जगहों पे होते हैं, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इथनिक, जो मुख्तलिफ एथनिसिटी से, डिफरेंट एथनिसिटी से लोग आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनका फिर आपस में बड़ा क्लैश होता है। जैसे पठान आ जाए काम करने, तो उनके साथ फिर वो पंजाबियों का क्लैश हो जाता है बोलने पे, सराइकी लोगों का हो जाता है, तो वो फिर काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं जिनको रिजॉल्व करना पड़ जाता है। तो ये भी एक एचआरबीपी का काम है ना, कि वो मेडिएशन करे, और यानी कि मेडिटेट करे लोगों की वो जो कन्फ्लिक्ट है उनके हवाले से ना। नेविगेटिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, एचआरबीपी कैन कोच मैनेजर्स और हाउ टू हैव सेंसिटिव कन्वर्सेशन विद एम्प्लॉय इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। बहुत सारे टाइम ऐसे आ जाते हैं कि लाइन मैनेजर ने बात करनी होती है अपने बंदों से, या जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं उन्होंने कोई डिस्कस करना होता है, तो फिर उनके लिए उनको सिखाया जाता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है,
ताकि कोई इरिटेट ना हो, कोई इंस्टिगेट ना हो। ठीक है, ये ना हो कि कोई आपको किसी ने कह दिया आपने फलाने बंदे से रिजाइन लेना है, आप रिजाइन तो ले ले, लेकिन उसके बाद जाती दुश्मनी बना के रख ले उसके साथ ना, या आपकी और उसकी जाती दुश्मनी बन जाए। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। मेंटेनिंग हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट, की ऐसा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें सब लोग खुशी खुशी काम कर रहे हो, सब लोग मजे से काम कर रहे हैं, सब लोग उस काम को एंजॉय कर रहे हैं ना। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। एज मेडिएटर एंड कोचेज, HRBP प्लेज अ की रोल, जी, की रोल इन मिनिमाइजिंग workplace conflict and disagreement by fostering understanding between employees at all level। हर जगह मेडिएट करना है, हर लेवल पे, हर टीयर के ऊपर। ठीक है, ऑन एवरी टीयर। और फिर लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, लोगों के साथ बातचीत एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, हर लेवल के ऊपर, ताकि कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ें लेके आ रहे हो, कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हो, तो उसमें किसी किस्म का कोई कंफ्लिक्ट रेज ना हो। ठीक है जी, कल हमने पढ़ी थी, यानी ये सारा कुछ हमने, कि जी टेक्नोलॉजी की कितनी एंगेजमेंट है, टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व हो जाती है HRBP के अंदर, या हमारे HR ऑटोमेशन के अंदर, या HR के प्रोसेस के अंदर। तो प्योरली जब HRBP हो जाएगा तो फिर तो डिपेंडेंसी ही आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो जाएगी, जो आपको सपोर्ट करेगी, राइट। चैलेंजेस इन HRP इम्प्लीमेंटेशन, जो ये सारा प्रोसेस है, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। कि लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी प्रोसेस चेंज करना हो ना, लोग आराम से नहीं उसकी तरफ आते ना। तो वो भी लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, तब जाके लोग वो उस चेंज की तरफ आते हैं, नए सिस्टम की तरफ आते हैं। बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रोल्स, HRBP needs to balance their strategic advisory role with day-to-day HR operations। जो स्ट्रेटेजिक रोल्स हैं और ऑपरेशन रोल, उनके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, डे टू डे जो अफेयर्स हैं उनके हवाले से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जी। जो जिसके लिए जो मुश्किल है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि लोगों को चेंज करके इसके ऊपर लेके आना, सिस्टम के ऊपर नई चीज़ों के ऊपर अडॉप्ट करना, अडॉप्टेशन की ओर बात करना, ये इज नॉट एन इजी टास्क। Adapting to evolving business need, HRBP must be agile and adopt HR initiatives as business need evolves। जो भी business need है उनको adopt करे, इसके अंदर adaptation बड़ी ज्यादा हो ना, तब्दीली की सलाहियत बहुत ज्यादा हो, ये जरूरी है। Implementing HRBP requires overcoming these key challenges through change management, role clarity and agility। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं कि जिनकी वजह से HRBP के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है, राइट। लोगों के अंदर चेंज को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते इजीली, लोग चेंज को अंडरस्टैंड नहीं करते इजीली, राइट। तो ये भी हम बात करते हैं। अब ये फ्यूचरिस्टिक जो बात करते हैं वो ये है कि आप किस तरह रिलेटेड रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे फ्यूचरिस्टिक में। एक तो ये है कि जो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा ज्यादा रोल हो जाएगा इसमें ना, हर रोल में, हर HR के फंक्शन में आ जाएगा। सपोर्ट, कहीं पे सपोर्ट करने के लिए आएगा, कहीं पे आपकी जॉब को एनरिच करने के लिए आएगा, और कहीं पे आपकी जॉब खत्म करने के लिए आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। ये जरूरी है। ठीक है, तो रिमोट वर्क को भी फैसिलिटेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जी रिमोट वर्क क्या, हाईलाइट द राइज ऑफ रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ HR पॉलिसी। तो ये नई नई चैलेंजेस आए हैं और नई नई चीजें आई हैं जो लर्निंग के परस्पेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर फ्यूचर ट्रेंड जो है उसमें कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस रखा जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी, ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी, और रिमोट वर्क का कल्चर भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आप इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, आप वाशिंगटन के लोगों का काम कर रहे हैं, जो कि अभी भी ओवर है, और प्रॉपर तरीके से ना, बहुत ज्यादा ये कल्चर आम हो जाएगा। तो ये देखने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन सी जो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसको
फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लेके चल सकती हैं। और जो फ्यूचर ऑफ एचआर कैसा है और किस तरह से लोग एचआर में काम करेंगे, जो फ्यूचर है एचआर का, वो वहाँ पे एचआर बीपी क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से उसके रोल को वो उसके रोल को कम कर देगी, श्रिंक कर देगी, और ऑटोमेशन कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। तो वहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग का क्या फोकस होगा, वो कंटिन्यूस लर्निंग की क्या वैल्यू होगी, राइट। तो ये है, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये बताया है, ये बताने की कोशिश की है कि जो एच आर बी पी का जो कैरियर है वो कितना स्ट्रॉन्ग कैरियर है, कितनी ज्यादा इसकी वैल्यू है, और जो इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस रोल पे हायरिंग होती है। एच आर बी पी, आप एसोसिएट एच आर बी पी से लेके आप इवन डायरेक्टर एच आर बी पी तक भी जा सकते हैं, आप खुद को ग्रो करा सकते हैं एच आर बी पी के ऊपर ना। तो ये मुख्तलिफ एड्स लगाए हुए हैं यहाँ पे एज अ सैम्पल, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए कि जी क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एच आर बी पी के साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये एड है जिसमें सारी एक्सपेक्टेशन लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये सब बताया गया कि क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। ये एक और एडवर्टीजमेंट है जिसमें बताया गया कि उनको भी एच आर बी पी चाहिए, हेड ऑफ एच आर ऑपरेशन के साथ। ये देखिए, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर भी चाहिए ना, ये भी उसमें बताया गया है। और उसकी जीडीज आप पढ़ेंगे, जो चीजें चाहिए वो पढ़ेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी रोल के हवाले से, राइट। यही हम देखते हैं कि जी अब कैसे इसको लेके चलेंगे। अगर आपने ये सारा सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है ना, तो फिर इसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डिफरेंट कोशिशें करनी पड़ेंगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, और स्ट्रेटेजिक गोल डिफाइन करने पड़ेंगे, और लोगों का चेंज के ऊपर बिलीव लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और बताना पड़ेगा, यानी बीइंग एन एवेंजलिस्ट, लोगों को प्रीच करना पड़ेगा कि इन चीज़ों से उनकी जिंदगियों में कितना फर्क आ सकता है, राइट। ठीक है जी। और वो उनके रोल कितने चेंज हो सकती हैं, और कितने कितने ज़्यादा नए नए चैलेंजेस आ सकती हैं उनकी जॉब में, उस पर कन्विंस करना इज नॉट एन इजी थिंग। तो लोग तो चेंज वैसे भी नहीं लेते, तो इस चेंज के लिए उनको फोकस करना ये एक बड़ा टास्क है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम इस पे अपनी कंप्लीट एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है जी। एच आर बी पी प्लेज अ critical role in linking HR to business strategy. As the business landscape changes, HRBP must continue adapting to support organizational success. यानी this is a continuous process. ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, वन टाइम का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको कंटिन्यूसली करते चले जाना है, करते चले जाना है, ऑन गोइंग एवोल्यूशन है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक रोल को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, और ज्यादा एनरिच करना है, इनहांस करना है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, बिजनेस के अंदर और एचआर के बीच में पार्टनरिंग कायम हो जाए, पार्टनरिंग एस्टेब्लिश हो जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये समझें कि एचआरबीपी का वैल्यू क्या है, रोल क्या है इसका, ठीक है, और इसका फायदा क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इसका क्या रोल है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और की टेकअवेज क्या करते हैं जी, वही जो हम बात पहले करके आए हैं कि एक ऐसा कल्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, टीम वर्क क्रिएट होती है, और सब लोग वन पेज पे आ जाते हैं, वन पेज पे, वन लाइन पे आ जाते हैं कि भाई हमारा सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारे होने का फायदा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हमारे एग्जिस्टेंस का क्या फायदा है, ठीक है जी। और वो फिर हमें डाटा लिटरेसी होनी चाहिए, डाटा को अंडरस्टैंड करना आता हो, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करेगा, और उसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। और एच आर बी पी कंसल्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस लाइक चेंज मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इन समरी एच आर बी पी इज अ क्रिटिकल रोल इन लिंकिंग एच आर स्ट्रेटेजी टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। ये बड़ा क्रिटिकल रोल है एच आर के लोगों को प्ले करना होता है यहाँ पे, कि अपने रोल को और जो बिजनेस के रोल को, यानी कि एक लाइन में लेके आना, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल गोल्स को, उस हिसाब से खुद को यानी कि उस हिसाब से खुद को मोल्ड करना। तो ये हमें समझने की जरूरत है, हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, तो जिसको हमने डिस्कस किया, HRBP को कंसेप्ट को। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं वो क्या समझते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में HRBP का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, हुआ है कि नहीं, और अगर इम्प्लीमेंटेड है तो उसका उनको क्या बेनिफिट हुआ है, और उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एहतशाम आपसे पूछना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि हम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और क्या ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। सर हमारे पास HRBP मॉडल है। उसमें थोड़ा सा ये है कि हमारे पास दो सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस है और प्लांट है। तो HRBP का जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने, मतलब एक जो स्पेसिफिक टेरिटरी थी उसके लिए एक HRBP उन्होंने डेजिग्नेट किया था। उसके एंड टू एंड टोटल जो ऑपरेशंस थे, मतलब ऑन बोर्डिंग वगैरह, ऑफ बोर्डिंग और ग्रीवेंस हैंडलिंग, एम्प्लॉइज IR के इश्यूज वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली एक जो HRBP रिसोर्स है वो एंड टू एंड उसको देख रहा था। तो इस सही। तरह का मॉडल हमारे पास इम्प्लीमेंट है अभी करंटली। तो उससे पहले डिफरेंट मॉडल था। तो HRBP मॉडल इम्प्लीमेंट करने का फायदा ये हुआ है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो डुप्लीकेट हो रही थी और चीज़ों में जो क्लैरिटी नहीं थी, लोगों के रोल्स में क्लैरिटी नहीं थी, रोल्स लोगों के डुप्लीकेट हो रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हुई हैं और उसमें क्लैरिटी भी आई है और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है और परफॉर्मेंस गेज करने का वो भी इसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो आई थिंक जो HRBP मॉडल है ये काफ़ी हेल्दी है और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल्स के लिए। जी बिल्कुल सही कहा और आपने। इसी तरह फील्ड फोर्स के लिए भी हमारे पास दो HRBPs जो डेजिग्नेट किए हुए हैं वो सेपरेट हैं। प्लांट और सिस्टर कंसर्न्स कंपनीज के लिए सेपरेट है। ये मॉडल है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जितना भी HR है ना, ट्रेडिशनल HR, वो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और वो ट्रांसफॉर्म होकर HRBP के मॉडल में आ जाएगा। और ये बिजनेस पार्टनरिंग सिर्फ HR तक नहीं रहेगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस है, तो फाइनेंस बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे। ठीक है। इवन ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगी चीजें ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी, डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाएगी डिफरेंट रीजन्स के अंदर। अगर आप PTCL को देखेंगे ना आप, जो बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, जो एतसलात ने ली हुई है, जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ पे HRBP का कंसेप्ट लेके आए हुए हैं। जो अख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं, उनको डाइल्यूट करके डेलीगेट डेलीगेट किया गया है, और दूसरे लोगों के बीच में, यानी कि बहुत सारे HRBP रख दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो डिफरेंट बिजनेस ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं और एक ब्रिज क्रिएट करते हैं HR का और बिजनेस के बीच में। तो अल्टीमेटली होगा यही सब जगहों पे, यानी ये वाला मॉडल आ जाएगा। और अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट आते हैं जॉब के, जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी डाले हुए हैं कुछ एडवर्टीजमेंट एज अ सैंपल, तो वो भी बहुत क्लैरिटी देते हैं कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है। थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो मैं अभी जी दूसरे जो हमारे तहमीना मुनीर हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इनके यहाँ या इनके एक्सपीरियंस में जो HR बिजनेस पार्टनरिंग का मॉडल है वो कहीं पे इनको देखने का इत्तेफाक हुआ, या इस एक्सपीरियंस में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ इनको। अस्सलामुअलैकुम जी सर। प्लीज। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी जितना काम किया है HR में, मैंने अभी तक जो है इस रूल पे किसी को भी नहीं देखा। HR हेड तक का रोल मैंने देखा है, और वहाँ तक के रोल की अगर मैं बात करूँ तो जो ये वाला रोल है सर, इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि हमने यहाँ पे डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ की बात की। उसके लिए डाटा HR बिजनेस पार्टनर को सिर्फ इसमें एक चीज़ और एडिशनल है, वो ये कि डाटा एनालिटिक्स पे भी काम करना पड़ता है।
और एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि मुझे लगता है कि सर इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा भी चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों में। आपको जैसे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की, तो एचआर वालों को उनका ऐसा उस तरह से आइडिया नहीं होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, और इसके साथ जो है वो हम कितना जो है वो डाटा पे काम करते हैं, बिकॉज डाटा इज़ द फ्यूचर। सो नो डाउट अगर एचआर में एक चाहिए कि हमें आगे जाना है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म स्टे करना है, और वो चाह रहे हैं कि हम पे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, सो इसके लिए हमें छोटी छोटी स्किल्स पर इस लेवल में काम करना होगा, जिसमें डाटा इवन दैट जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हो रहे हैं। मैं खुद गूगल से एक जो है वो सर्टिफिकेशन कर रही हूँ जो डाटा से रिलेटेड है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं और किस तरह से फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो सर ये मेरी तरफ से है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली एचआर जितना भी है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये एचआर बीपी के मॉडल में चला जाएगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाह रही है इस मॉडल में आ जाएगी ना। तो फिर उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस लिटरेसी का होना जरूरी है, डाटा को अंडरस्टैंड करना, उसकी लिटरेसी, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसका जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन हो जाएगी, और इसमें हमेशा आपको कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर रेलेवेंट रहना है तो आज का एचआर, जो मॉडर्न एचआर में जो जो नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं या आ चुकी हैं, उसमें रेलेवेंट रहने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें ना। बहुत सारे, आप अगर यूरोप के या अमेरिका की या यूके की चीज़ों को स्टडी करेंगे, एचआर के लर्निंग को स्टडी करेंगे, तो उन्होंने कंटिन्यूसली सीपीडी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, वर्कशॉप रखी होती हैं, और उस पर लोगों का फोकस होता है कि लोगों को इक्विप किया जाए। ठीक है, कोई भी नई चीज़ आई है, कोई भी नई चीज़ आई है, चेंज आई है, कुछ भी नया आया है, कोई भी नया प्रोसेस आया है, तो उसके ऊपर फिर लोगों को ट्रेन किया जाए। तो ये इजी नहीं है, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट रहना है तो इसलिए ज़रूरी है नो काम। डाउट इसमें अगर आपने इस लेवल तक जाना है, इस यहाँ तक जाना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। डाटा एनालिस्ट जैसे कोर्स, गूगल कोर्स भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें डाटा एनालिस्ट का है, इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो अगर जो है वो इस रोल तक आपको जाना है, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल एटलीस्ट आपको अपने आप को जो है फर्निश करने में लगाना होंगे, देन आप उस चीज़ पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही होता है। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एंगेज हो चुकी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हमारे हर चीज़ में आ चुकी है, तो उसका यूज़ भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको अवॉइड करते रहेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, रेलेवेंट नहीं रहेंगे ना। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे सब मैं चूँकि आईटी फर्म से हूँ, आईटी सेक्टर से हूँ, तो उसका वो एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर में होने का फ़ायदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा अप टू डेटेड रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड से। तो हमारे यहाँ जो एटीएस यूज़ होता है हमारे यहाँ, तो एआई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में हम एचआर में भी अप्लाई कर रहे हैं और अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी कर रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कैसा है। हमारा चूँकि आईटी सर्विसेज का है, तो हमारा उस लिहाज से अगर एक्सपोजर देखा जाए, तो ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, इस तरफ जो है वो हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम कोई फाइल्स जमा करें और हम उसको एक जो है वो बना दें एक पूरा है कि हम एज हमें पता चले कि हम एज ए प्रोफेशनल काम करें। पेपरलेस एनवायरनमेंट हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत पहले से ही हो गया हुआ था, लेकिन अब आके जो है ऑटोमेशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। तो हमारे लिए चैट जीपीटी, इवन मैं खुद पर्सनली चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जीपीटी से लेकर जितने भी एआई के मॉडल्स हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम यूज़ करते हैं, हमें वो सिखाया जाता है कि वो यूज़ कैसे किया जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपको कितना डेवलप कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जी बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली राइट। तो यही सारी चीज़ें हमारे पास, मैंने बहुत दफ़ा बताया कि हमारे पास हम करते हैं एचआर मीटअप करवाते हैं, रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं ना, एवरी क्वार्टर में।
तो वहाँ पे हमारे से बड़ी डिस्कशन होती हैं लोगों की, और फिर बहुत से ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर उनकी जो वैल्यू है उतनी ज़्यादा रहती नहीं है ना, ये होता है। जी थैंक यू। शैला फरीद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे HRBP यानी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरिंग को किस तरह से कंसिडर किया जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है? क्या इसको कोई वेटेज दी जाती है कि नहीं दी जाती? प्राइवेट सेक्टर तो बड़ी तेजी से इसको चेंज को एक्सेप्ट करता हुआ जा रहा है, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर मैं जानना चाहूँगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें HRBP के पर्सपेक्टिव से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी बोलिएगा, जी सर, आप क्या ऑफर हमारे देंगे? पब्लिक सेक्टर में जी सर। तो सर मैं मैं एग्री करूंगी कि HRBP, जिस तरह आपने भी बताया कि इवॉल्व कर रहा है HR का रोल, तो अभी करंट टाइम्स में बहुत जरूरी है कि जिस तरह लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं और एम्प्लॉय के साथ इन्वॉल्व होना कितना जरूरी है HR के लोगों को, और अपने आप को और अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको अपडेट करने के लिए और टाइम के साथ मॉडिफाई करने के लिए। सर इसी तरह से होना चाहिए इन एक्चुअल, लेकिन अभी करंटली जो है NTDC में कोई स्पेसिफिक जॉब टाइटल इस तरह का नहीं है HRBP का। कुछ हेड ऑफिस की पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और कुछ फील्ड की पोस्ट हैं जो कि एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, HR की ड्यूटीज ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी बहरहाल उनका पेस थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए उन्होंने लोगों को पूरी तरह से इक्विप करना नहीं शुरू किया ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेंज आ रही है, इसलिए लोग और भी इसको लेके आएंगे, और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा लेट आएगी, लेकिन चेंज अल्टीमेटली आएगी जरूर। सही। जी थैंक यू। रहमान, हाँ जी, रहमान साहब बैठे हैं हमारे साथ, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से HRBP का जो मॉडल है उसके हवाले से। ओके। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, चलें, मैं बस किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, या वैसे इसके अलावा भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी आप लोगों के साथ आज की जो प्रेजेंटेशन है शेयर कर दूंगा। इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च जो करनी है वो आप लोगों ने खुद करनी है, और इसको डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत है। और इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पूरी पूरी सर्टिफिकेशन होती है HRBP के ऊपर ना, पूरी पूरी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की, जो प्रोफेशनल HRBP के ऊपर। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और आज की नीड भी है हर हर सेक्टर की, राइट। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल जो HR है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला मॉडर्न HR जो है ये रह जाएगा ना, और जिसमें HRBP का मॉडल है ये भी आ जाएगा, राइट। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं आपके साथ थोड़ी देर में ही मटेरियल शेयर कर देता हूँ, आप इसको रख लीजिएगा और यूज़ कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। जी टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। तो फिर बात होती है, मुलाकात होती है।